एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ से डिड्यूस्ड करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, दिस इज डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या। तो इसमें क्या बोला है कि अगर दो बॉडी व्हेन टू बॉडी इंटरेक्ट ईच अदर वन अनदर, ठीक है, द वेक्टर सम ऑफ देयर, इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा। यहाँ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है, बहुत मतलब क्या है, इसमें मोर देन वन बॉडी है तो मोमेंटम का प्लूरल क्या होगा, लीनियर मोमेंटा, ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट, क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों बात सेम है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी पे बहुत सारे, अगर उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे बॉडी, तो उन सब का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये क्या हमेशा रहता है क्या, नहीं, इसमें कंडीशन लगा है। और इसमें कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्सेस, कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जा रहा हो। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि उस बॉडी का क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। और एक और बात लिखा गया है कि इसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो म्यूचुअल एक्शन रिएक्शन से क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता है। मतलब हम जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ में कि दो बॉडी क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, ठीक है, अपोजिट, दोनों एक दूसरे पे लगाता है, ठीक है, एक बॉडी पे नहीं लगता है। तो वैसे इसमें कह रहा है कि अगर उस बॉडी पे एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेक्शन से मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन सबसे मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगना चाहिए। ये है इसका स्टेटमेंट। और देखिए, इसको हम लोग, ये कहां से ऑब्टेन होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ से। और हम लोग इसको प्रूफ अगर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट। देखिए, इसमें क्या आइडियल कोलिजन, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए दो बॉल लेते हैं, हम उसको कोलाइड करके हम उसको, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको, इस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हम क्या किए, इसमें आइडियल कंडीशन लिए हैं। जैसे कि आप लोग जब क्लास 11 में जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ना है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और आइडियल कोलिजन, ये सारे पढ़ने हैं। तो इसमें हम लोग कौन सा लेंगे, आइडियल कोलिजन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हम मान लेते हैं कि दो बॉडी हमने क्या लिया, ए और बी लिया, ठीक है। और उनका हमने मान लिया कि मास ए है, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, इसका मास एम बी मान लिए, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू बी मान लिए। और ये कौन सा कंडीशन है, कोलिजन से पहले का कंडीशन है। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है, कोलिजन होने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट यहां पे मैं बता दूं, यू ए क्या होना चाहिए, जो यू ए हम माने हैं, यू ए का स्पीड क्या होना चाहिए, यूबी से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ज्यादा कोलाइड करेगा। मान लीजिए कि आगे आगे जा रहा है बॉडी, अगर इसी का स्पीड कम है तो ज्यादा कोलाइड कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। इसका स्पीड क्या होता है, इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा। और अब देखिए फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं स्पीड और वेलोसिटी इसलिए बोल पा रहे हैं कि ऑल बॉडी आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या, ये स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। अब देखिए मैं बात करता हूं, अब क्या हुआ, दोनों में जाकर क्या हो गया, कोलिजन। तो ये कौन सा सिचुएशन है, ड्यूरिंग कोलिजन। अब कोलिजन होगा तो क्या होगा, जो ए बॉडी है किस पे फोर्स लगाएगा, बी पे, और बी वाला किस पे लगाएगा, ए पे, ठीक है। अब जब कोलिजन हो गया उसके बाद क्या होगा, ये दोनों के दोनों बॉडी क्या होंगे, क्या सेम स्पीड से मूव करेंगे, क्या नहीं, क्या होंगे, डिफरेंट स्पीड से मूव करने लगेंगे। मान लीजिए इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है, पहले जो स्पीड होता है क्या वो सेम रहता है, क्या नहीं, स्पीड क्या रहता है, चेंज हो जाता है। तो यही बात हुआ। तो मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद स्पीड क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे हो गया वीए, ए का स्पीड हो गया वीए और बी का स्पीड हो गया वीबी। तो ये है बिफोर कोलिजन सिचुएशन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन सिचुएशन, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन सिचुएशन। और मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पे एफ ए बी क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए
ऑन बी, जो एफ ए बी हम माने हैं, तो एफ ए बी ये जो बी पे लग रहा है फोर्स, कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है। और एफ बी ए देख लिए ये बी की सॉरी, ये कहां लग रहा है? ए पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? इसमें बी लगा रहा है। तो ये है एफ बी ए, कहां? बी पे है। और किसके द्वारा लग रहा है? ए के द्वारा। अब देखिए ये जो कुछ भी है हम इसको इरेज कर रहे हैं और आगे के हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ए है, बॉडी ए है, उसका क्या करते हैं हम? मोमेंटम निकाल लेते हैं, उसमें चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? कोलिजन के बाद का मोमेंटम में से माइनस कर देंगे कोलिजन से पहले का मोमेंटम। वही बात लिखा है। तो जो बॉडी था वो कोलिजन के बाद कितने स्पीड से मूव कर रहा था? वीए। और कोलिजन से पहले कितने से कर रहा था? यूए। दोनों को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मोमेंटम किसका निकल गया? ये कोलिजन के बाद का, और ये निकला कोलिजन से पहले का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए में, अगर मैं ए में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूं तो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। तो हम मान लेते हैं कि टी क्या है? यहाँ पे टी टाइम टेकन है, जितने समय में मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, और हम क्या जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है। वही बात हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। और एक और बात, जो ए बॉडी है उसमें मोमेंटम चेंज किसकी वजह से आया है? बी की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन ए बाई बी, मतलब फोर्स बी ए में मोमेंटम चेंज आया किसकी वजह से? बी की वजह से। तो यही ये जो एफ बी ए मैंने लिखा है, ये फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन ए, ये आ गया फोर्स किसका? एफ बी ए आ गया। ठीक है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा, उसके इक्वल। सिमिलरली अगर मैं एफ ए बी बात करूं तो एफ ए बी मतलब बी में मोमेंटम चेंज लाएगा। बॉडी ए क्या करेगा? बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा और बी में क्या करेगा? मोमेंटम को चेंज लाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में जहां जहां ए है वहां वहां क्या मैं पुट कर दूं? बी पुट कर दूं। इससे क्या निकल जाएगा? बॉडी बी पे लगने वाला फोर्स किसके द्वारा? ए के द्वारा। अब देखिए ये आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यहां पे जो मैं बता रहा हूं, जो बी और ए है, ए और बी है, इसको समझिए क्या है। ये जो बी है ना, ये फोर्स लगा रहा है, और जो बाद वाला है उस पे फोर्स लगा रहा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। अगर एफ ए बी की मैं बात कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? कि जो एफ ए बी होगा वो माइनस एफ ऑफ ए बी होगा। मतलब क्या? इक्वल एंड अपोजिट होता है ना। फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन क्या होगा? डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो हम क्या बोलेंगे? एफ ए बी इक्वल टू एफ माइनस ए बी। हम क्या करते हैं? इस वैल्यू को पुट करते हैं, ये टी और टी कट जाएगा। ये ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है, और ये माइनस साइन के जब अंदर हम इसको ये करेंगे तो क्या होगा? ये टर्म प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया? रीअरेंज कर दिया। हम चाह रहे थे कि जो यू ए वाला है वो क्या आ जाए? एक साइड आ जाए। तो हम क्या देख रहे हैं? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। बताइए ये कौन सा मोमेंटम था? ये ए का मोमेंटम है कोलिजन से पहले। ये कौन सा मोमेंटम है? बी का मोमेंटम है कोलिजन से पहले। तो हम क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम से पहले टोटल, सॉरी कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो क्या है? एलएचएस में है। और ये क्या है? आरएचएस में। कोलिजन के बाद का मोमेंटम है वो कहां है? आरएचएस में। ये दोनों क्या है जी? इक्वल है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट बोले या कंजर्व बोले या रिमेन्स सेम बोले, सब एक ही बात हुआ। मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन से बाद का मोमेंटम कौन सा? टोटल मोमेंटम ए और बी का दोनों क्या है? सेम है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जो आइडियल कोलिजन हो रहा है उसमें कौन सा ये अप्लाई हो रहा है? लॉ लीनियर ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे मान लीजिए कि बॉल तो दोनों मूव कर रहे हैं,
तो क्या उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा? क्या नहीं। कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। फोर्स लगेगा तो ये कंडीशन क्या होगा, फुलफिल नहीं करेगा। जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा वहां पे हम लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं लगा सकते हैं। तो कोलिजन में क्या था, एक बॉडी मूव कर रहा था, उसमें सारे जितने भी थे सब क्या यूनिफॉर्मली मूव कर रहे थे, तो इसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं मूव कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन तब लगाएंगे जब बाहर से एक्सटर्नली कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा हो। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। देखिए यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का हम लोग दो एप्लीकेशन देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स, और दूसरा क्या देखेंगे, रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि पहले इनिशियली रॉकेट क्या है, रॉकेट रेस्ट में है और कोई भी बर्न गैसेस बाहर नहीं निकल रही है। तो उस समय क्या होगा, जो इनिशियल जो रॉकेट का लीनियर मोमेंटम होगा और गैस का क्या होगा, क्योंकि रेस्ट में ये भी है, रॉकेट भी है और बर्न गैसेस भी क्या है, रेस्ट में, तो उन लोगों का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो। जैसे ही फायरिंग करते हैं, देखते हैं जब फायर करते हैं, जब आग जलाते हैं तो क्या होता है, इसके गैसेस क्या होती है, नीचे से बहुत तेजी से नीचे निकलती है और रॉकेट क्या होता है, ऊपर जाने लगता है। तो क्या होगा, अब रॉकेट क्या होगा, मूव करना स्टार्ट होगा। तो जो रॉकेट का लीनियर मोमेंटम होगा और जो एस्केपिंग गैसेस हैं, दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियली जीरो था तो बाद में भी क्या रहेगा, जीरो। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, हम उसको उस साइड भेज देंगे तो क्या निकलेगा, जो रॉकेट का लीनियर मोमेंटम होगा वो एस्केपिंग गैस का क्या होगा, माइनस होगा। ये क्या है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, जो एस्केपिंग गैस क्या है, एस्केपिंग क्या होगा, गैस इज आउट, क्या लिख देंगे, सॉरी क्या होगा, बैकवर्ड। जो गैस बाहर निकल रहे थे बर्न गैसेस, वो क्या होंगे, वो एक्चुअली पीछे की तरफ, माइनस साइन यही शो कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे क्या लग रहा है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हैं। और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं। इसमें हम लोग क्या निकालना होता है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ये देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग अच्छे से। मान लीजिए कि गन है और बुलेट है, दोनों रेस्ट में है फायर होने से पहले, तो क्या हुआ, दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या है, इनिशियली क्या है, जीरो। फिर क्या होगा, अब मान लीजिए जैसे ही फायरिंग हुआ तो क्या होगा, गन और बुलेट में मूवमेंट आएगा, ठीक है। वो देखते हैं तो क्या होगा, उसका भी मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये m1 क्या है, बुलेट का मास है, और v1 क्या है, बुलेट का वेलोसिटी है। ये कब की बात हो रही है, ये फायरिंग की बात, ठीक है। और m2 क्या है, मास ऑफ गन है, ये तो पहले भी सेम ही रहेगा। और वेलोसिटी ऑफ गन हो गया v2। लेकिन v1 और v2 जो हमने स्पीड यहाँ पे वेलोसिटी माने हैं, वो क्या है, वो इनिशियली क्या है, जीरो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेस्ट में है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हम क्या जानते हैं कि दोनों बाद में भी क्या होना चाहिए, दोनों का सम जीरो होना चाहिए। तो हम इसको जीरो इक्वेट कर दिए। इसका मोमेंटम ये किसका है, बुलेट का मोमेंटम, और ये क्या है, गन का मोमेंटम। जब इसको हम सॉल्व किए तो हम इसको v2 को इस साइड रखते हैं, इसको भेज दिए उस साइड, तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा गन का, वो कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक और चीज बता दीजिए, बताइए, अगर v2 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2, ये ध्यान से देखिए। मतलब अगर भारी बंदूक है, मास ज्यादा है गन का, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। और अगर हल्का अगर गन है तो क्या होगा, उसमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या है, ज्यादा होगा। इसको और देखिए, एक और तरीका मैं बता दूं, आप देखे होंगे जो भी फायर करते हैं क्या करते हैं, उसको ऐसे अच्छे से इसको क्या करते हैं, टाइटली होल्ड करके फायर करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि क्या हो जाए, m2 का वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ये पूरा का पूरा बॉडी और ये गन पूरा एक सिस्टम बन जाए। मतलब अगर हम उसको टाइटली होल्ड करेंगे, तो अगर टाइटली होल्ड करेंगे तो m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उस केस में रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कोई अगर ऐसे फायर कर रहा है
तो क्या होगा, उस समय रिकॉइल बहुत तेज होगा। अगर वहीं कोई इसको बिल्कुल कंधे में एकदम इसको क्या कर रहा है, होल्ड करके फायर कर रहा है, तो मास क्या हो गया, पूरा बॉडी का मास और ये गन का मास क्या हो गया, सब एक ही जैसे काम करेगा। तो इससे क्या होगा, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। और इससे क्या होगा, अगर ऐसे मारेंगे तो हाथ का टूटने का डर रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको इसको होल्ड करके फायर करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम है, तो इस पे चोट लगने का डर क्या है, कम रहेगा। इसीलिए जो भी फायर करते हुए देखेंगे वो क्या करते हैं, उसको अच्छे से होल्ड करके फायर करते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको हमने आज की क्लास में लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कंजर्वेशन है उसको देखे। उसके बाद हम इसको आइडियल लॉ ऑफ कोलिजन से क्या करिए, हम उसको प्रूफ किए। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन दो देखें, और हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इसके एप्लीकेशन पे, ठीक है। जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या होगा, आप लोग ये इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे। जो भी डाउट हो आप हमें से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।